how are you all? So today we are going to study class 8 science chapter 6 combustion and flame और ये पार्ट 2 सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम इस वीडियो में फ्लेम के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने कम्बशन के बारे में देखा था। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है एलपीजी के फ्लेम को। क्या आप कलर ऑफ फ्लेम बता सकते हो? और कैंडल फ्लेम का कलर कैसा होता है? ये देखो, ये कौन सा है? एलपीजी है। एलपीजी का देखो ये जो कलर है ये ब्लू है, और इसमें जो आप देखोगे तो इसमें जो ये कैंडल का फ्लेम है इसका येलोइश कलर में है ना, ये येलोइश कलर में है। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आगे बोला जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, यहाँ पे हमें 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे एक कैंडल को जलाना है, फिर हमें 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब लेना है जिसे हमें टोंग से पकड़ के रखना है। फिर हमें उसे इंट्रोड्यूस करना है डार्क जोन में नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम के पास। यहाँ पे देखो कैंडल का फ्लेम ये रहा, यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जगह है ना, इस जगह पे, यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे फ्लिकर के पास जो रहता है वहाँ पे हमें उसकी बत्ती के पास हमें रखना है। उसको क्या रखना है हमें? ग्लास ट्यूब को। फिर हमें लाइटेड मैचस्टिक को लाना है ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड में। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल? आप देखोगे ना कि कुछ देर बाद कि वो जो दूसरे साइड में ना आग लग जाती है। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? तो ये क्या है जिससे हमें फ्लेम मतलब आग लग जाती है? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। आप देखोगे कि जो वैक्स है इसके पास वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, वैक्स जो है ना मोम, वो मेल्ट करता है। जो सब्सटेंस जो कि वेपराइज करता है ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। जो सब्सटेंस जो कि जलता है ना वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वही हमें फ्लेम्स देता है। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल या फिर मोल्टन वैक्स, वो विक से बत्ती से ऊपर जाता है और वेपराइज होता है ड्यूरिंग बर्निंग और फ्लेम्स देता है। वो क्या करता है, बत्ती से फ्लेम जो है ना वो वेपराइज होता है और उसी से हमें फ्लेम मिलता है। मतलब वही चीज़, फ्लेम क्या होता है उसी चीज़ का होता है। सपोज केरोसिन ऑयल हो सकता है या फिर मोल्टन वैक्स हो सकता है। चारकोल ना वो वेपराइज नहीं करता, इसीलिए वो कोई भी फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। चारकोल हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है इन एक्टिविटी 6.5 में क्या जो वेपर है ना वैक्स का वही ग्लास के ट्यूब से आ रहा था जिससे जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस हुआ था। हम सब कुछ देखेंगे इस चैप्टर में, आंसर भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तब जो अब देखो जब कैंडल का फ्लेम एकदम स्टेडी हो, स्टेडी मतलब हिल डुल ना रहा हो, तब उसे हमें उसके ऊपर हमें क्लीन ग्लास प्लेट रखना है इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनियस जोन वो होता है जो जोन में लाइट निकल रही हो, ठीक है, लाइटिंग वाले जोन में हमें उसे होल्ड करना है उस जगह पे 10 सेकेंड तक, लगभग 10 सेकेंड तक। ये देखो ये जो येलो वाला येलोइश यहाँ पे ये जो येलोइश पार्ट होता है ना फ्लेम का, वही येलो वाला पार्ट उसे ही वही लाइट देता है। तो उसी जगह पे हमें ये जो ग्लास के प्लेट को है ना वो हमें रखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे ऐसे काला काला बन जाएगा। वो भी क्यों होता है हमें देखना है। एक देखो एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग ना वो फॉर्म हो जाएगा ग्लास प्लेट पे। वो इंडिकेट करता है डिपोजिशन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का, कि जो अनबर्न्ड बिना जले हुए कार्बन के जो पार्टिकल्स है ना वही उसमें आ जाते हैं जो कि ल्यूमिनियस जोन के में होते हैं फ्लेम के। अब हमें होल्ड करना है थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ ए फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। एक थिन कॉपर वायर रखना है नॉन ल्यूमिनियस जोन के पास। यहाँ पे देखो इस जगह पे जो कि ये देखो ये जोन तो लाइट अप हो रहा है, ल्यूमिनियस जोन है, पर इसके ऊपर में किनारे किनारे में ऊपर में वहाँ पे हमें एक कॉपर का वायर रखना है और उसे हमें 30 सेकेंड्स तक देखना है क्या होता है। आप नोटिस करोगे कि जो पोर्शन है ना कॉपर वायर का फ्लेम के पास ही ना एकदम रेड हॉट हो गया है। क्या इंडिकेट करता है कि जो ल्यूमिनियस जोन होता है ना फ्लेम का उसका सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इनफैक्ट ना ये जो पार्ट होता है फ्लेम का ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये फ्लेम में हमें देखो दिया गया है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है देखो यहाँ पे, ये पहले समझ लेते हैं फिर वहाँ पे देखेंगे। ये वैक्स का कैंडल है,
ये सबसे इनरमोस्ट जोन होता है जहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं, जहाँ पे बिना जले हुए वैक्स के वेपर्स होते हैं। वही जब हमने पाइप रखा था ना, तो वही वेपर्स जो पाइप से आ जा रहे थे ग्लास ट्यूब से, और जब हमने मैच स्टिक रखा तो वही वैक्स जल रही थी। यही हो रहा था फर्स्ट में। अब देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला इनरमोस्ट जोन, वो सबसे कम हॉट होता है। फिर आता है हमारा मिडिल जोन, पार्शियल कंबशन, जो कि येलो होता है, जो कि ल्यूमिनस जोन होता है, जो कि मॉडरेटली हॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब बिना, मतलब बहुत ठीक, मतलब ऐसा कुछ गर्म नहीं होता है। तो ये जो मिडिल जोन होता है ना, इसमें पार्शियल कंबशन होता है, यानी कि अच्छी तरह से जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं करता है। यहाँ पे तो बर्न ही नहीं करता और यहाँ पे तो अच्छी तरह से बर्न नहीं करता, तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो रिलीज होता है उस जगह से, वही ल्यूमिनियस जोन से, मिडिल जोन से। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो सर्कल बन गया था उस ग्लास के स्लाइड पे, जो ब्लैक कलर का था, यहाँ पे हमने देखा था ना, ये ब्लैक कलर का स्लाइड, ब्लैक कलर का स्लाइड नहीं, ये जो ब्लैक कलर का ये वाला पार्ट, ये वाला। अब देखते हैं, ये हमने देखा। अब देखते हैं ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाला जो आउटर जोन होता है ना, उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। ये वाला देखो, आपको दिख रहा होगा ना, एकदम ब्लू सा, ये दिख रहा होगा ना, ये एकदम बहुत ही हार्डली विजिबल होता है। ये जो आउटर जोन होता है ना, इसी में कंप्लीट कंबशन होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है, और यही सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो विक के पास होता है वो इनरमोस्ट जोन होता है, जिसमें अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं, वे ब्लैक कलर का होता है, और ये सबसे कम हॉट होता है। मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, अच्छे से कंबशन नहीं होता है, ये येलो कलर का होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है। सबसे फिर ऊपर वाला जो आउटर जोन होता है, जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, वो ब्लू कलर का होता है, और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कैंडल का डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। अब जो गोल्ड स्मिथ्स है ना, वो ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन में एक फ्लेम का विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन फॉर द फ्लेम? गोल्ड स्मिथ्स को आपने देखा होगा कि वो ब्लो करते हैं ना, सबसे आउटर ब्लू वाला जोन में, आउटर मोस्ट जोन में एक फ्लेम का एक ब्लो पाइप से, मेटल का ब्लो पाइप से गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। वो आउटर मोस्ट जोन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, उसी में सबसे ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, कंबशन भी होता है, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ अ फ्यूल। हमने ये गोल्ड स्मिथ वाला भी आंसर देख लिया, व्हाट इज़ अ फ्यूल। तो हमने करना है कि जो सोर्स ऑफ हीट को रिकॉल करना है, हीट एनर्जी को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, वो क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ हीट? आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, इन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं हीट एनर्जी के, जैसे कि वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये मेनली फ्यूल्स होते हैं। एक गुड फ्यूल ये वो होता है जो कि रेडली अवेलेबल होता है, वही चीज़ होता है जो कि रेडली नॉर्मली मतलब अच्छी तरह हर जगह अवेलेबल होता है, जिसकी शॉर्टेज ना हो, जो कि चीप हो, सस्ता हो। अगर मान लो बहुत महंगा होगा तब तो इतना हम फ्यूल को यूज़ करते हैं कि हर इंसान सड़क पे ही आ जाएगा। वो बर्न करता है ईजिली एयर में एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट मतलब बहुत जल्दी भी बर्न ना करे, और मतलब उसे जलाए जा रहे हैं लेकिन वो बर्न ही नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो एक मॉडरेट रेट पे एयर पे इजीली वो बर्न करना चाहिए, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। उसमें कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, कोई रेसिड्यू उसका नहीं बचना चाहिए। तो यही सारे जो है वो होते हैं एक आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वो क्या होना चाहिए, रेडली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ईजिली बर्न होना चाहिए एयर में मॉडरेट रेट में, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए उसे, और वो कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस उसे नहीं लीव करना चाहिए। अब देखो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिससे हम एक आइडियल फ्यूल कह सके। इतने सारे फ्यूल में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सके। आपको एक फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूल को देखते हैं ना जो इतनी सारे मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो, जो चीप हो, जो कि रेडली अवेलेबल हो, मतलब सारा का सारा ना किसी में भी नहीं आता कोई पर्टिकुलर यूज़ के लिए। बस हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिसमें फुलफिल हो रहा है हम उसे यूज़ करते हैं। फ्यूल्स ना अपने कॉस्ट में डिफ़र करते हैं, कुछ फ्यूल्स ना चीपर होते हैं दूसरों से। अब देखो फ्यूल एफिशिएंसी। अब देखो आपको बोला जा रहा है कि आप बॉईल करो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी, और यूजिंग काउ डंग के साथ आप उसे बॉईल करो, और कोल के साथ, और एलपीजी एज कोल जला के, कोल बर्न करके, कोल में कंबशन करके उसे क्या करना है, बॉईल करना है वाटर काउ डंग से और फिर एलपीजी से। आप कौन सा फ्यूल आप प्रीफर करोगे? आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो,
तो देखो ये क्या होगा ना, हम कौन सा फ्यूल प्रेफर करेंगे, वो किस चीज़ पे होता है ना कि हम एलपीजी मान लो प्रेफर कर रहे हैं। एलपीजी क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो ना सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा वो हीट एनर्जी, एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, मैं बस इससे कंपेयर कर रही हूँ एज काउडंग और कोल के हिसाब से एलपीजी सबसे ज़्यादा जो हीट एनर्जी वो है क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब हम कैसे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। जो अमाउंट ऑफ, जितना भी हीट एनर्जी रिलीज हुआ 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे ना, 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जितना भी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना फ्यूल का, वो एक्सप्रेस होता है यूनिट में, हर चीज़ तो यूनिटी में एक्सप्रेस होती है, कॉल्ड किलो जूल पर केजी। वो जो यूनिट होती है वो क्या होता है, किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर केजी, केजे पर केजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ना कुछ फ्यूल्स की वो टेबल 6.4 में दी हुई है। अब देखो मैंने एलपीजी क्यों बोला, एलपीजी की जो कैलोरिक वैल्यू होती है ना वो 55,000 होती है, क्या, किलो जूल एज अ कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर केजी, ये होती है 55,000 होती है। और जबकि हमें क्या दिया गया, तो कोल दिया गया, तो कोल का तो 25,000 से 33,000 तक होता है। और हमें एक और चीज़ दी गई थी ना, काउडंग ऐसे कुछ, हाँ काउडंग ही शायद दिया गया था, तो इस ऐसा ही होता है। और ये देखो वही काउडंग हमें दी गई थी। अब देखो यहाँ पे हमें कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है कुछ फ्यूल्स की, है ना। अब देखो इसमें से सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना वो हमारा किसका है, हाइड्रोजन का। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1,50,000 है। फिर हमारा एलपीजी आता है, भी बहुत सी चीज़ें आती है, फिर 50,000 भी बहुत सारी चीज़ों का है, 45,000। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमारा हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू इन किलोजूल पर केजी, इन किलोजूल पर किलोग्राम। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जो हम किसी भी फ्यूल का बर्न करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना रिलीज होते हैं। जो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन है ना उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। हम इतना ज़्यादा जो फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं ना इससे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। कार्बन फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम वो रिलीज़ करते हैं अनबर्न्ड, बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना वो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है, अस्थमा जैसी। इन चीज़ों से जो कि कार्बन को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम वो अनबर्न्ड कार्बन को रिलीज़ करते हैं। अब देखो सेंचुरीज तक ना वुड है ना वो यूज़ होता था एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह ना जो वुड है वो यूज़ होता था, पर अभी ना वो रिप्लेस हो रहा है कोल से हम उसको रिप्लेस कर रहे हो और अदर फ्यूल से, जैसे कि एलपीजी। बहुत सारी रूरल पार्ट्स में हमारे कंट्री ना अभी भी वुड को यूज़ करती है एज फ्यूल, क्योंकि ना उसकी ईजिली अवेलेबिलिटी, वो हर जगह ईजिली अवेलेबल होता है, लो कॉस्ट में, कम पैसों में वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। हाँ वेवर जो बर्निंग ऑफ वुड होता है ना उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। वो कॉज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा वगैरह। ऑल्सो जो ट्रीज़ है ना हमें प्रोवाइड करते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस जो कि खो जाते हैं ना जब हम क्या करते हैं वुड को यूज़ करते हैं एज फ्यूल। पेड़ को काट के तुम वुड लेते हैं ना तो जो यूज़फुल चीज़ें हमें मिलती है, यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलती है कहाँ से, ट्री से। वो सारे तो हमें मिल नहीं पाते। मोर एवर जो ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज़ है ना उससे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है जो कि क्वाइट हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए, जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना इन फ्यूल्स का, उससे कार्बन मोनोक्साइड गैस मिलता है। जो इनकम्प्लीट कंबशन, अच्छे से जब कोई सब्सटेंस जल नहीं पड़ता तो वो कार्बन मोनोक्साइड गैस देता है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, वो डेंजरस है कि अगर हम बर्न करें कोल को एक क्लोज रूम में, जो कार्बन मोनोक्साइड गैस है ना वो जो कि प्रोड्यूस हो रहा है वो पर्सन को किल कर देगा अगर हम रूम में या स्लीप कर रहा हो। जो भी सपोज एक रूम को हमने क्लोज कर लिया, बहुत ही ठंड का दिन है और हमने कोल जला के सो रहा है तो इससे मतलब पर्सन की मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, क्योंकि वो जो कार्बन मोनोक्साइड गैस वो भी तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ स्टिक होकर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि ऑक्सीजन होता है तो बॉडी में पूरा चला जाएगा ना।
इसीलिए देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए एक रूम जलता हुआ या फिर कोल फायर के साथ जलता हुआ कोल के साथ हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। अब जो कंबशन होता है ना ज़्यादातर फ्यूल्स का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। अब जो इंक्रीज कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। हमें क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं ना। इसी के वजह से जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का वो राइज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग ना, ये राइज है टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में अर्थ का। इससे क्या होता है ना, जो पोलर ग्लेशियर्स जो है ना, पोलर नॉर्थ साउथ पोल में जो भी ग्लेशियर्स है वो पिघलने लेते हैं, जिससे सी के लेवल में राइज हो जाता है, सी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे फ्लूड्स यानी कि कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स भी आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। और लो लाइन कोस्टल एरियाज़ में ना वो तो परमानेंटली समर्ज हो सकते हैं, अंडर वाटर डूब सकते हैं परमानेंटली, जैसे लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हर चीज़ का लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल को बर्न करने से हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और करोसिव गैस है, बहुत ज़्यादा सफोकेट करता है, सफोकेशन होता है इससे, और ये बहुत ज़्यादा करोसिव है। जो पेट्रोल इंजन है ना, उससे हम गैसेस ऑक्साइड मिलते हैं नाइट्रोजन के। पेट्रोल के इंजन ना वो गैसेस ऑक्साइड देता है नाइट्रोजन का। जो ऑक्साइड होता है ना सल्फर और नाइट्रोजन का, वो रेन में मिल के, रेन वाटर से मिल के ना एसिड बनता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर का और नाइट्रोजन वो रेन वाटर के साथ मिलके एसिड बन जाते हैं। और इन सारे रेन को हम ऐसे रेन को जो कि एसिड जो मिल जाते हैं जिसमें, उससे हम एसिड रेन बोलते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, सॉइल के लिए। हमने ये 7 में भी पढ़ा था ना, जैसे कि ताजमहल, जैसे कि कोई भी मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ही ख़राब है ताजमहल। आप देखोगे वाइट से येलोइश होते जा रहा है एसिड रेन की वजह से। जो यूज़ है ना डीजल और पेट्रोल का एज फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स में, वो रिप्लेस हो रहा है बाय CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। पेट्रोल और डीजल को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है, क्योंकि CNG ना वो प्रोड्यूस करता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। वो बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करता है। CNG एक क्लीनर फ्यूल है, एक साफ फ्यूल है, वो साफ फ्यूल से कुछ भी ऐसा रिलीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।